नमस्कार साथियों, लर्निंग बाजार में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत हुई और उन्होंने कौन कौन से अधिनियम पास किए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर अधिनियम तक हम लोगों ने देखा था कि कंपनी ने कौन कौन से बदलाव किए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, किस प्रकार से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट को का सुधारा हुआ एक रूप बना। 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, 1853 के एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, और 1853 के एक्ट के बाद अब जब 1857 में क्रांति हुई और उसके बाद जब ताज का शासन भारत में स्थापित हुआ जो 1858 से लेकर के 1947 तक चला, तो उसके बीच कौन कौन से अधिनियम आए और उस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली 1857 में जो क्रांति हुई तो उसके बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा, खास करके ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का मदद लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके मद्देनज़र उन्होंने बहुत सारे सुधार भारत के कानून में लाए और उसी के तहत पहला एक अधिनियम बना जो 1858 का शासन अधिनियम बना। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना, इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम समझें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन मशीनरी में सुधार लाना, मतलब भारत में जो प्रशासन करने की पद्धति थी उसमें थोड़ा चेंज लाना। उसके अलावा इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम कहा गया, यानी भारत में जो शासन चल रहा था उसमें और विकास करने वाला शासन इसको बताया गया। ठीक है, समझते हैं। इसे भारत को अच्छा बनाने का शासन अधिनियम कहा गया। इसमें भारत का शासन सीधे विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो वही बात है कि कंपनी से शासन लेकर के ये सीधे क्राउन के पास चला गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अब तक शासन कर रही थी भारत में, अब वो शासन ना करते हुए जो भारत में शासन करने का अधिकार था अब वो महारानी विक्टोरिया के पास चली गई और यानी ताज का शासन भारत में होने लगा। गवर्नर जनरल जो चले आ रहे थे भारत में, उसका नाम बदल दिया गया और उनका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और पहला वायसराय जो बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। भारत का पहला वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने। तो इसके बाद देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान जो नियंत्रण बोर्ड बना था, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को नियंत्रित करता था, यहाँ के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करता था, और निदेशक कोर्ट जो कंपनी को कुछ निर्देश देता था कि किस प्रकार से वाणिज्यिक कार्य करने हैं, इसको समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से देखा जाता है कि द्वैध प्रणाली जो चली आ रही थी कि एक तो कंपनी भी शासन कर रही है, दूसरा उसमें के ताज का भी हस्तक्षेप है, तो इसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी निदेशक बोर्ड को और नियंत्रण बोर्ड को दोनों को समाप्त कर दी। एक नया पद जो भारत का राज्य सचिव कहलाया, इसका सृजन हुआ और यह भारत का राज्य, चूँकि वह तो ब्रिटिशर्स था तो वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। भारत का जो राज्य सचिव एक नया पद बना वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा इसको सहायता प्रदान करने के लिए 15 सदस्यीय परिसर का गठन किया। मतलब एक भारत का सचिव का पद होगा, साथ ही साथ उसको सहायता प्रदान करने के लिए, उसको सलाह मशविरा देने के लिए 15 सदस्यीय परिसर का एक गठन किया गया। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के तुरंत बाद 1861 में भी एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहते हैं भारत परिसर अधिनियम, यानी 1861 का भारत परिसर अधिनियम। देखिए, हमने शुरू में ही बात की थी कि 1861 के भारत परिसर अधिनियम में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, भारत में अब अगर शासन करना है तो यहाँ पे भारतीयों को समझना पड़ेगा, उनसे भी सहायता लेनी पड़ेगी, उनको भी शासन में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब जो भी कानून बनना शुरू हुआ, जो भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, उसमें भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया गया। इस प्रकार से वायसराय जो थे वो कुछ भारतीयों को, जो परिसर बना हुआ था वायसराय का, उसमें कुछ भारतीयों को भी हिस्सेदारी देना शुरू किए
और इसके तहत उन्होंने सबसे पहले जो वायसराय बनाए थे लॉर्ड कैनिंग, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, रजवाड़े कहिए या 3 भारतीय लोगों को कहिए, तो उनमें एक बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के महाराज, और इसके अलावे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दिनकर राव। इन तीनों व्यक्तियों को जो वायसराय का विधान परिषद था उनके लिए इन्हें मनोनीत किया गया। ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि जो अलग अलग जो हम लोग पढ़े थे कि पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हम लोगों ने देखा कि जो बंगाल के अंतर्गत ही बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को शामिल कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि बंगाल से इन तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग कर दिया गया, यानी मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी शक्ति दे दी गई और बम्बई की प्रेसिडेंसी को भी शक्ति दी गई। यानी अब क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत होने लगी, यानी शासन जो एक स्थान से चल रहा था अब वो बंटने लगा, अब वो विकेंद्रित हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। के अलावे अब कुछ राज्यों में भी विधान परिषद के गठन का प्रावधान शुरू हुआ, यानी अब अलग अलग राज्यों में विधान परिषद का गठन होना शुरू हो गया। इसके अंतर्गत 1862, उसके बाद 1866 और 1897 में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में विधान परिषद हुआ। इसमें बंगाल में, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत में और पंजाब में, इन तीनों अलग अलग प्रांतों में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन शुरू हो गया। ठीक है। वायसराय को कार्य संचालन के लिए कुछ अलग अधिक शक्तियां मिली। वायसराय जब अब शासन कर रहा है तो उसको अधिक शक्ति चाहिए, तो वो अधिक लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट करने लगे, यानी वो अपना कार्यकारी परिसर बढ़ाने लगे। साथ ही 1859 में 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसको भी लॉर्ड कैनिंग ने क्या की, मान्यता दे दी। लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे 1859 में उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की भी मान्यता दे दी। ठीक है, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कानून बनाने की प्रक्रिया, भारतीयों में भागीदारी, तो वही बात है कि भारतीयों को भी अब कानून बनाने में शामिल किया जाना शुरू कर लिया गया। प्रांतों में विधान परिषद का गठन का प्रावधान बन गया। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रांतों में कानून बनाने की क्षमता, यानी प्रांत जब अब विधान परिषद उनके यहाँ बन गया तो वो खुद से अपने लिए कुछ कानून बना सकते थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसियों में विधायी शक्तियाँ पुनर्देकर उन्हें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो वही बात है कि मद्रास को और बम्बई को अब कुछ शक्तियाँ दे दी गई कि वो भी अपने यहाँ अपने हिसाब से शासन करे, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1869 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुई, जो पहले वायसराय बने थे। ठीक है, और जब इसके अलावे वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग के संस्तुति के, यानी उसके परमिशन के, अध्यादेश वो जारी कर सकता था, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। तो ये कुछ नियम बने जो 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1892 का शासन अधिनियम, 1892 का अधिनियम। देखिए 1892 का जो अधिनियम बना, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात को हम समझें तो केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्य थे, एक तो उनमें सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई, जो सदस्य पहले से चले आ रहे थे, यानी विधान परिषद और केंद्रीय परिषद का विस्तार हुआ, यूँ समझे तो उनमें लोगों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात हुई कि इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो परोक्ष रूप से हुआ, मतलब अब सदस्यों का चुनाव होने लगा, अपॉइंट होने लगे, लोगों की नियुक्ति होने लगी, उन्हें चुन के भेजा जाने लगा। ठीक है, अब इसके बाद विधान परिषद में जो सदस्य अपॉइंट हुए थे और वो जो कुछ कार्य कर रहे थे, तो उनके लिए उन्हें प्रश्न पूछने की इजाज़त दे दी गई कि अब वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही भी उन पर सौंपी गई, यानी उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ उन्हें बजट पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया था, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। तो 1892 के अधिनियम में हम
देखें कि एक तो केंद्रीय और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो। दूसरी बात कि विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, साथ ही साथ उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की भी इजाज़त दे दी गई। तो 1892 में ये महत्वपूर्ण बात हुई। अब हम देखते हैं 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम को इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यानी 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब ये मार्लो साहब जो थे ये भारत सचिव बने थे। अब आपको याद होगा कि 1858 में एक पद सृजित किया गया, 1858 जो भारत सचिव का पद था, ठीक है। और ये मिंटो साहब जो थे ये वायसराय थे, तो इन्हीं के नाम पे इन्हें मार्लो मिंटो सुधार भी कहा गया, मतलब ये दोनों भारतीय कानून में सुधार लाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि केंद्रीय परिसर और प्रांतीय विधानसभाओं में, यानी प्रांतीय परिसर का जो आकार था उसको बढ़ा दिया गया, यानी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 16 था, उसको बढ़ा करके 16 कर दिया गया। किसमें? केंद्रीय परिसर में। केंद्रीय परिसर में जो 16 सदस्य थे उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया, 16 कर दिया गया। इसके अलावे पूरक प्रश्न पूछने की सहमति हुई, यानी बजट पे बहस करना, साथ ही साथ अनुपूरक प्रश्न करना, ये सभी तो जो बात थी, कुछ शक्तियां प्रदान की गई। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को वायसराय की कार्यपालिका परिसर में सदस्य बनाया गया, मतलब पहला कोई भारतीय व्यक्ति हुआ जो वायसराय की जो कार्यपालिका थी उसमें सदस्य बना, और वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। साथ ही साथ जब क्या हुआ, 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगा कि हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट कर देना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट कर देना चाहिए, और इन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, 1909 में एक सुधार लाया, मार्ले मिंटो सुधार, और इसमें उन्होंने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर बल दिया, या उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। कहने का मतलब कि जो मुस्लिम होगा वो उसके क्षेत्र में मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़े होंगे, इस तरह का प्रोविजन बना दिया गया, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि किसी क्षेत्र में किसी खास वर्ग की संख्या ज़्यादा है तो उस वर्ग में, उस क्षेत्र में कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति तो जीत नहीं सकता है। इससे वैमनस्यता फैलने लगी, धीरे धीरे हिंदू मुस्लिमों में दूरी बढ़ने लगी। तो सबसे जो कह सकते हैं कि खतरनाक काम उन्होंने किया कि यही किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन पे उन्होंने बल दिया, ठीक है। और इस प्रकार से जो लॉर्ड मिंटो थे, यानी वायसराय साहब थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। तो ये था 1919 का अधिनियम। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। कहने का मतलब कि अब भारत में जो सरकार बनेगी, यानी विधान परिषद हो राज्यों में या फिर केंद्र में जो सरकार बनी हुई है, वो अब अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी अब उनको जवाब देना होगा, अपने जो वो कार्य किए उसको वर्णित करना होगा, बताना होगा। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब ये मॉन्टेग जो थे ये राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया। यानी अब जो सूची बनी थी, यानी राज्य को भी कुछ शक्तियां दे दी गई और कुछ शक्तियां केंद्र के पास भी रही। इससे क्या हुआ कि केंद्र का जो दबाव राज्य पर बना हुआ था, प्रांतों पर बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। इसमें एक विषय आरक्षित रखा गया और दूसरा हस्तांतरित विषय रखा गया। आरक्षित विषय में गवर्नर और उसके साथ कार्यपालिका परिषद के जो सदस्य थे वो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे वो हस्तांतरित विषय में थे, ठीक है। इसके अलावे राज्य की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। अब जब आरक्षित विषय अलग है और हस्तांतरित विषय अलग है, साथ ही साथ कुछ अधिकार
राज्यों को दे दिए गए और कुछ अधिकार केंद्र के पास रहा, तो निश्चित रूप से यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, ये कह सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत इसे कह सकते हैं कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था हुई। एक जो लोकसभा का निर्माण हुआ, दूसरा राज्यसभा का निर्माण हुआ, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके साथ ये क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ ही साथ अब जो लोग परिसर में, विधान परिसर में यानी राज्यसभा और लोकसभा में आ रहे थे, वो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आ रहे थे, उनका चुनाव हो रहा था। अब ऐसा नहीं है कि किसी का चुनाव हो रहा था, हर कोई वोट दे रहे थे, ऐसा नहीं है। उसमें जो पढ़े लिखे थे, टैक्स पेयर्स थे, जो संभ्रांत व्यक्ति थे, उन लोगों का चुनाव, वो लोग वोट देते थे, वो लोग चुनते थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक हो गया। वायसराय का जो कार्य परिषद था, जिसके एकमात्र सदस्य बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अब क्या हुआ कि उनके काउंसिल में 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक हो गया, यानी उसमें 3 सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। साथ ही साथ ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था 1909 में शुरू हुई थी, इस पे और ज़्यादा बल दिया गया। अब क्या हुआ कि ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, सिख लोगों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अब क्या था कि राज्य भी अपना बजट पेश कर सकता था, अपना बजट बना सकता था, और केंद्र सरकार तो अपना बजट देती ही थी। ठीक है, राज्य को पूरा रूप से अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसी दरमियान एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ, जो 10 वर्ष के बाद ये जो नया एक अधिवेशन बना हुआ था, इसके सुधार का रिपोर्ट पेश करेगी केंद्र सरकार को। तो ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा मिला, केंद्र और राज्य अलग अलग बजट पेश करने लगे। अभी तक केवल केंद्र बजट पेश कर रहा था, लेकिन अब राज्यों को भी बजट पेश करने का अधिकार दे दिया गया, राज्य भी बजट पेश करने लगे। एक संवैधानिक आयोग का गठन हुआ, जो 10 साल के बाद भारतीय सुधारों में, यानी इस कानून लाने से भारत में क्या क्या सुधार हुए, उस पर वो रिपोर्ट देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए 1919 के कानून में। 1919 में जो वैधानिक आयोग बना था, उसका नाम था साइमन आयोग। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में एक नई व्यवस्था के तहत भारतीय स्थिति को पता लगाने के लिए कि भारत में किस तरह से शासन चल रहा है, या जो सुधार हुए हैं वो ठीक तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था साइमन आयोग। और ये नाम जॉन साइमन नाम के एक व्यक्ति थे, इसके नेतृत्व में बनाया गया था। और इसके साथ 7 सदस्य कमेटी थी, मतलब जॉन साइमन के साथ 7 सदस्य थे जो इस आयोग में थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग में जो भी मेंबर्स थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इस कारण से भारतीय दल, जो भी भारत में राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो या इसके अलावा और भी जो भी दल थे उस समय में, इन सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया कि नहीं, इसमें भारतीय लोगों का भी होना आवश्यक है। ठीक है, और क्या बात थी कि इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, 1927 में आए थे और 30 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो द्वैध शासन प्रणाली भारत में चलाई जा रही है, यानी राज्य सरकारों का जो विस्तार हो रहा है, विधान परिषद बनाए जा रहे हैं, ये ठीक ठाक है, ये अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आदि जारी रखने की बात कही। अब वो लोग भला क्यों चाहेंगे कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था बंद हो, वो तो चाहते ही थे कि किसी तरह से भारतीय लोगों के बीच फूट पैदा हो, तो उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में इन्होंने भारतीय लोगों को विचार जानने के लिए इन लोगों ने 3 गोलमेज सम्मेलन किए। भारतीय लोगों से इस कानून पर, इस सभी बातों पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन रखे। ठीक है, इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत हुई। और जब 3 गोलमेज सम्मेलन रखे तो 1935 मतलब उस जो गोलमेज सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकला, वो इसमें 1935 के अधिनियम में इसको शामिल किया गया। इसी दरमियान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री
रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना बनाई जिसका नाम सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग या सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसकी उन्होंने क्या की, स्थापना की। इसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए, सिखों, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी, उन लोगों को अलग तरीके से उनका निर्वाचन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने इसमें दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात कही, तो इससे गांधी जी काफ़ी व्यथित हो गए। उस समय गांधी जी यदवरा जेल में थे और वहीं पे उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, दलित कम से कम जो हिंदू समुदाय में आते हैं वो उनका निर्वाचन पद्धति जो जिस तरीके से हिंदू निर्वाचन पद्धति होता है उस तरह से उनका भी होगा। तो गांधी जी इस पे विरोध किया, अनशन शुरू हो गया और फिर बाद में जाकर के कांग्रेस के नेता और दलित नेताओं के बीच सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं या पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, पूना समझौता कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो दलित समुदाय के लोग थे इनको कुछ आरक्षण दे दिया गया, इनके लिए कुछ सीट आरक्षित रख दिए गए चुनाव प्रणाली में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये एक बहुत काफ़ी लंबा अधिनियम था जिसमें कुल 321 धारा, साथ ही साथ 10 अनुसूचियाँ थी। तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ इसमें थी और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के साथ राज्यों और जो कुछ अलदेशी रियासत बची हुई थी उनको एक इकाई की तरह मान लिया गया, मतलब उसको एक राज्य के जैसा मान लिया गया और उन सभी के बीच में, एक तरह से कहें तो केंद्र और राज्य के बीच में 3 अलग अलग सूचियों को विभाजित कर दिया गया। संघ सूची जिसमें कि कुल 59 सब विषय थे, 59 इसमें, उसके अलावा राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय इसमें दिए गए थे। तो 3 अलग अलग सूचियां बना दी गई जिससे क्या हुआ, केंद्र पर जो राज्यों पर जो केंद्र का दबाव था वो कम होने लगा, राज्यों को भी अब काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां बची हुई थी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है वो वायसराय को दे दिए गए, नहीं, यानी आज के डेट में जो राष्ट्रपति हैं उनको दे दिए गए। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हो गई और भारतीय रिजर्व बैंक, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसमें होती है। इसके अंतर्गत मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और इसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। ये कब होती है, 1937 में, 1937 में ये न्यायालय की स्थापना होती है। इसके अलावे इस अधिनियम में कुल 11 राज्य जो बने हुए थे उसमें से 6 राज्यों को, 11 में से 6 राज्यों को जो है विधान परिषद दे दिया गया, उनको विधान परिषद बना दिया गया। उसमें यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था उसमें शुरू कर दी गई। बंगाल में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत, असम, इन सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई। साथ ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग जो चल रहा था उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और इसमें दलित जातियां, महिला, मजदूर, इस सब के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, यानी महिला अलग, दलित अलग, मजदूर वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की गई। और इसमें लोगों को वोट देने का जो अधिकार था उसमें थोड़ा सा वृद्धि किया गया, उसमें 10% वृद्धि किया गया लोगों को वोट देने के अधिकार में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब आगे जाके देखेंगे कि इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम पर ही हमारा जो संविधान बनेगा उसमें से बहुत सारा हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया जाएगा, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1935 के बाद अब 1947 यानी अब भारत की आज़ादी हो रही है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री
क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाएगा और जो भारत का शासन होगा, जो वहाँ पे उस तरह के लोग होंगे, उसको जिम्मेदारी भारत की दे दी जाएगी, उसको सौंप दी जाएगी। ठीक है। इस आंदोलन का मुस्लिम लीग पुरजोर विरोध किया। वो तो चाहता था कि उसको अलग राज्य मिल जाए, तो मुस्लिम लीग ने इस पे विरोध किया और विभाजन की मांग की, यानी हमको अलग पाकिस्तान दे दो। तो फिर क्या हुआ, जो ये माउंटबेटन जो थे, ये 3 जून 1947 को विभाजन योजना को क्या किए, मंजूर कर दिए, विभाजन योजना लाए और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको क्या किया, सहमति इस पे जताई, दोनों ने इसको मंजूर कर लिया। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया, यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश राज समाप्त हो गया और भारत क्या हो गया, संप्रभु हो गया। इसके साथ जो विभाजन हुआ तो 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने, एक बना भारत, दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक है, 2 अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन बने और ये कह दिया गया कि आपको राष्ट्रमंडल का सदस्यता लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वायसराय का जो पद था, यानी जो वायसराय बनाए गए थे, उसका पद समाप्त कर दिया गया और फिर गवर्नर जनरल का पद शुरू कर दिया गया। अब देखिए, वायसराय यहाँ से खत्म और गवर्नर जनरल का पद शुरू, और दोनों डोमिनियन जो अलग अलग बने थे, एक बना भारत, एक दूसरा बना पाकिस्तान, इन दोनों को अलग अलग संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी गई। आप संविधान सभा बनाइए और अपना अपना संविधान शुरू करिए। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद जो चला आ रहा था उस समय से, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो बनाए गए थे 1947 के भारत शासन अधिनियम में। तो इस तरह से आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसका दूसरा अध्याय, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। किस तरह से संविधान, जब देश आज़ाद हो गया, सारी पावर अब हम भारतीय लोगों के हाथ में आ गई, तो अब संविधान का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण। ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।